हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं संजय तिवारी, मैकेनिकल से हूं और इस समय आपको मैं थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ा रहा हूं। थ्योरी ऑफ मशीन में भी जो चैप्टर चल रहा है वो बेल्ट ड्राइव है। थ्योरी सारा उसमें ख़त्म हो चुका है, आपने सारे वीडियो देखे हैं। आप इसकी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको प्ले लिस्ट भी मिल जाएगी, आप चाहेंगे तो वहाँ से फिर से देख सकते हैं। और इस समय न्यूमेरिकल लिए जा रहे हैं और मेरे ख्याल से एक सवाल इसमें हम लोग कर चुके हैं। और क्वेश्चंस भी ऐसे नहीं है किसी बुक से हैं जो एसएससी जेई के पेपर 2 में जो आपका कन्वेंशनल पेपर होता है उसमें जो आए हुए हैं उन्हीं प्रॉब्लम को हम लोग कर रहे हैं। तो शायद पिछला क्वेश्चन जो अगर आपने देखा होगा, पिछला वीडियो देखा होगा, तो बहुत बेहतरीन सा एक प्रॉब्लम थी, बहुत कुछ सीखने को मिला था। और आज की प्रॉब्लम उससे भी ज़्यादा सुपीरियर है, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ऐसी है कि जिसमें बेल्ट ड्राइव में जितने कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं वो लगभग सब का यूज हो जाता है। तो हो सकता है प्रॉब्लम ये लेंदी हो, समय लगे थोड़ा करने में। और मैं चाहूँगा कि आप अपने कैलकुलेटर को अपने पास रख लें जिससे कि कुछ कैलकुलेट भी कर पाएँ। फिर से कह रहा हूँ, विज्ञान है, तकनीक है, टेक्नोलॉजी है। याद करने की चीज़ नहीं है, सुनने की चीज़ नहीं है, समझना है, समझाना है, पढ़ना है, तो करना ज़रूर पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं इसको सुनिए नहीं, कैलसी लेकर ज़रूर बैठिए, साथ में बैठिए और हम दोनों लोग मिल के इसको करते हैं। तो आइए पहले देखें कि प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम बेल्ट ड्राइव से ली जाएगी और ये प्रॉब्लम हम लोग जो पिछले लेक्चर में किए हैं वो वाली है। इसका वीडियो जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस प्रॉब्लम को हम लोग कर चुके हैं। आप भी चाहे तो एक बार इसको बस देख लें। इसको मैं यहाँ कराऊंगा नहीं क्योंकि एक बार हो चुका है। इसको पढ़ लीजिएगा और अगर लगे कि करना चाहिए तो फिर आप करिएगा। ये 2017 में आई थी, ठीक है। अच्छा, अगला प्रॉब्लम देखें क्या है। ओह अच्छा, एक बड़ी अच्छी सी अनाउंसमेंट है कि यूथ इंजीनियर्स एकेडमी जो कि हम लोग ऑफलाइन बैच चलाते आए हैं पिछले 5-6 सालों से, और अभी तक हमारा कोई ऑनलाइन बैच नहीं चल रहा था। तो ऐप के माध्यम से हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पहला अपना ऑनलाइन बैच लॉन्च कर रहे हैं। हो चुका है, लॉन्च हो चुका है। आप ये ऐप डाउनलोड करिए, इस ऐप पर ये कोर्स आपको मिलेगा। ये कोर्स ऑनलाइन चलेगा, 15 फरवरी से स्टार्ट होगा। 14 फरवरी तक अगर इसमें आप अपने को एनरोल करते हैं, रजिस्टर करते हैं, तो आपको फीस में 25% का ऑफ मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि एक बार में पूरा फीस देना नहीं चाहते हैं, और तो आप ये ईएमआई फैसिलिटी भी अवेलेबल है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम ही लोग पढ़ाएंगे उसमें उसमें एक टीम है, एक फैकल्टी नहीं रहेंगे, कम से कम 3 से 4 फैकल्टी इसमें पढ़ाएंगे आपको। अपने अपने फील्ड में जो लोग एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी एक्सपर्टीज आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप इसको देखिएगा, आप एक बार वहाँ जाइए और ऐप को देखिए, उसमें बहुत सारे डेमो वीडियोस भी हैं, वो भी देखिए। और आइए अपने प्रॉब्लम पे चले। तो बेटा आज की प्रॉब्लम ये है, थोड़ा सा देखिए, इसको पढ़ना पड़ेगा बहुत ध्यान से, लेंदी है, समझना जरूरी है। उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो एक बार सब लोग बहुत मन लगा के अपने आत्मा से इस प्रॉब्लम को पढ़ा जाए, है ना। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए जरा। लिखा है फाइंड द विड्थ ऑफ ए 9.75 मिलीमीटर थिक बेल्ट रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट 15 किलोवाट फ्रॉम ए मोटर रनिंग एट 900 आरपीएम। एक मोटर है जो 900 आरपीएम पे रन करती है और 15 किलोवाट पावर को ट्रांसमिट उसे करना है ना। ये एक डाटा है, मोटर को 15 किलोवाट पावर ट्रांसफर करना है और 900 आरपीएम पे रन करती है। जो बेल्ट यूज की जा रही है उस बेल्ट की थिकनेस मालूम है 9.75 mm। द डायमीटर ऑफ द ड्राइविंग पुली ऑफ द मोटर इज 300 मिलीमीटर। वही मोटर जो 900 आरपीएम पे चल रही है उसी का डायमीटर भी दिया है। द ड्रिवन पुली रन्स एट 300 आरपीएम। ये जिस पुली को चलाएगा उसका आरपीएम दिया गया है। एट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू शाफ्ट इज 3 मीटर। ये अच्छी चीज है, दो शाफ्ट के बीच की दूरी दी गई है। एक यहाँ पे ड्राइविंग शाफ्ट है, यहाँ पे ड्रिवन शाफ्ट है, दोनों शाफ्ट के बीच की दूरी 3 मीटर है, ठीक है। अच्छा, एक बात और आ गई, द डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, घनत्व। और भाई घनत्व देने का सीधा सीधा मतलब यह है कि हम बेल्ट के मास को अब यहाँ पे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अच्छी सी बात यह आई कि डेंसिटी का मतलब ये हो गया कि हमको बेल्ट के मटेरियल का घनत्व दे दिया गया है, तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, तो मास को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते।
तो द डेंसिटी ऑफ द बेल्ट मटेरियल इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। द मैक्सिमम एलाइबल स्ट्रेस, अरे वाह, देखिए यहाँ पे एलाइबल स्ट्रेस की बात आ गई, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी इसमें आ गई। तो ये बेल्ट ड्राइव का वो प्रॉब्लम है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को भी हमें यहाँ यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एलाइबल स्ट्रेस दिया गया है इन द लेदर इज 2.5 मेगा पास्कल, है ना। मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6 और 1 पास्कल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लेदर एंड द बेल्ट पुली इज 0.3। एज्यूम द ओपन बेल्ट ड्राइव, बहुत बढ़िया, क्रॉस बेल्ट ड्राइव नहीं दिया, थोड़ा सा काम आसान हो गया, ठीक है। एंड नेग्लेक्ट द सैग एंड स्लिप ऑफ द बेल्ट, बस यही राहत की बात है कि उन्होंने स्लिप को और सैग को कंसीडर करने से मना किया है कि आप इसको मत लीजिए, अदरवाइज समझिए कि पूरा का पूरा बेल्ट ड्राइव एक ही क्वेश्चन में आ जाता, अगर स्लिप भी हमें देखना पड़ता तो, ठीक है। ये प्रॉब्लम हो गई। आइए इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझा जाए, जब तक डायग्राम नहीं बनेगा तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होगी, ठीक है। ये प्रॉब्लम को रखता हूं मैं और अभी ये सब चीज़ों को साफ कर दूं और देखा जाए इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है। आइए चलिए इस प्रॉब्लम को भी देखेंगे साथ साथ ही, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा बीच बीच में, तो इसको बगल में रखते हैं। डायग्राम मैं आपके लिए थोड़ा सा पहले से ही बना के लाया हूँ, ये पड़ा हुआ है, इसको यहाँ बड़ा कर लेते हैं और इसी पर अपने डाटा को लिखा जाए। ये डायग्राम है, ध्यान से देखिए। तो इसमें एक ड्राइवर पुली है, एक ड्रिवन पुली है। ये ड्राइवर पुली है, ड्रिवन पुली है, मतलब जो 900 आरपीएम और 300 एमएम की बात हो रही है वो इसकी बात हो रही है, और ये जो ड्रिवन पुली 300 आरपीएम पे घूम रही है इस पे घूम रही है। ओपन बेल्ट ड्राइव है, ओपन बेल्ट ड्राइव है, ये भी बात सही है, ठीक है ना। अब इस पे हो क्या रहा है कि जब हम स्विच ऑन करेंगे मोटर चलेगी तो बेल्ट इधर से खींचेगी, इधर जाएगी, इधर का साइड को टाइट साइड बोलेंगे, इधर स्लैक साइड बोलेंगे। ये टाइट साइड स्लैक साइड क्या है, कैसे पावर का ट्रांसमिशन होता है, आप डिस्कशन में जाइए। बेल्ट ड्राइव का जो पहला लेक्चर है अगर आप उसको देखेंगे तो पूरी इसकी मैकेनिज्म समझ में आएगी कि पावर और मोशन का ट्रांसफर कैसे होता है, ठीक है। चलिए इसी डाटा को सब कुछ समझते हैं और जो दिया गया है उसको लिखते हैं, ठीक है, ध्यान से। तो पहली सी बात दी गई है, जो कहा गया है फाइंड द विड्थ ऑफ ए 9.75 मिलीमीटर थिक बेल्ट। अच्छा, एक बेल्ट हमारे पास है, एक ऐसी बेल्ट है जिसकी थिकनेस मालूम है, और वो फ्लैट ओपन बेल्ट ड्राइव है, तो फ्लैट बेल्ट यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो एक तो हम लोग पहले थोड़ा सा फ्लैट बेल्ट बना लें, है ना। देखिए ये फ्लैट बेल्ट हम बना रहे हैं, ठीक। और उसको जो है ये बेल्ट की थिकनेस में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और ये बेल्ट की विड्थ दिखाने की बात हो रही है, ठीक। और ये देखिए जरा, हम्म, ये कुछ ऐसे करके है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये एक बेल्ट है, बेल्ट का एक सेक्शन लिया गया, इधर कट कर दिया गया, इसलिए इसको मैं रैंडम ले रहा हूँ, ठीक है। बेल्ट का जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ बेल्ट, दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ बेल्ट। बेल्ट को सामने से काट लें तो काटने पे ऐसा दिखाई पड़ता है, और इसी की बात हो रही है, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि ये जो इसकी जो विड्थ है, विड्थ मालूम नहीं है, विड्थ निकालनी है, तो इसकी जो थिकनेस है ये थिकनेस मालूम है, दैट इज 9.75 mm, ये गिवन है ना। और ये बेल्ट की लंबाई इधर चल रही है, ठीक। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, इस पे हमें काम करना पड़ेगा, तो देखा जाएगा अभी कैसे होगा। और छोटा कर लें, बहुत बड़ा दिख रहा है। चलिए यहाँ रखा रहेगा, जब जरूरत पड़ेगी देख लेंगे। तो एक डाटा वो मिल गया। पावर की बात करें तो क्योंकि किसी भी पावर और मोशन ट्रांसफर में जो भी मैकेनिज्म हम लोग पढ़ते हैं, पावर ट्रांसफर का जो मैकेनिज्म पढ़ते हैं, चाहे वो गियर ड्राइव हो, बेल्ट ड्राइव हो, चैन ड्राइव हो, रूफ ड्राइव हो, उसमें पावर वो चीज होती है कि जो पावर यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होती है और कांस्टेंट रहती है।
तो पावर हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो उस पावर को हम लोग दोनों के लिए कॉमन है, इसलिए दोनों के बीच में लिख लेते हैं। ये हमारी हो गई पावर। अब पावर कितनी गिवन है? पावर गिवन है 15 किलोवाट, मींस 15 इंटू 10 की पावर 3 वाट मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है। और मोटर रनिंग एट 900 आरपीएम, इसको मोटर कह रहे हैं। ठीक है, ये चल रही है, इसका आरपीएम मालूम है, इसको हम N1 कह रहे हैं। ये है 900 आरपीएम, ये है 900 आरपीएम। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्या कहा गया इसका? डायमीटर कितना है? डायमीटर ऑफ द मोटर पुली इज 300, इसका डायमीटर भी मालूम है। डायमीटर कितना है? D1 कहा जाए तो D1 है 300, D1 है 300 mm। ध्यान रखिएगा, ये सब डायमेंशन mm में है। D2 के बारे में डाटा क्या मालूम है? द डायमीटर ऑफ द ड्रिवन पुली रन एट 300 आरपीएम। ये रन कर रहा है N2, N2 रन कर रहा है 300 आरपीएम पे, 300 आरपीएम। और हमें इसका D2 नहीं मालूम है, D2 इसका नहीं मालूम है, ध्यान रखिएगा। ये D2 अभी नहीं मालूम है, डायमीटर नहीं दिया गया है। यहाँ तो डाटा हमने लिख लिया। द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द पुलिस, सेंटर डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? पहले सेंटर डिस्टेंस का मतलब समझ लें, क्या मतलब है। देखिए, इसका सेंटर, ये पुली इस लाइन पर है, इसका जो सेंटर है यहाँ पे है ना, और ये इस लाइन पे काम कर रही है। दूसरी पुली इस सेंटर पे है, ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे काम कर रही है। इन दोनों के बीच का जो गैप है, उस गैप की बात हो रही है, वो गैप 3 मीटर है। वो जो हमारा गैप है, वो गैप 3 मीटर है, ध्यान दीजिए। तो कहा जा रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये 3 मीटर है, ये डिस्टेंस 3 मीटर है। इतनी डाटा यहाँ मिल गया। द मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रेस इन द लेदर इज 2.5 मेगा पास। अच्छा, डेंसिटी भी दिया गया है, डेंसिटी भी दी गई है, जरा ये भी देखें कि डेंसिटी किस लिए दिया गया है। ये भी बड़े काम की चीज है ना, और ध्यान से देखा जाए। चलिए, तो ये डेंसिटी क्या दिया गया है? डेंसिटी इस मटेरियल का है, बेल्ट का जो मटेरियल है, लेदर का जो मटेरियल है, इसका घनत्व। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, और ये गिवन है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब। ठीक है ना, ये डेंसिटी दी गई है। साथ में इसी का ये भी दिया गया है कि इस जो मटेरियल है, ये जो बेल्ट का मटेरियल है, इसकी जो क्षमता है, कितनी क्षमता ये बर्दाश्त कर सकता है, कितना स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है, कितना लोड बियर कर सकता है, वो दिया गया है 2.5 मेगा पास्कल। तो इसका जो स्ट्रेस कैपेबिलिटी है, सिग्मा है। सिग्मा का मतलब क्या होता है भाई? फोर्स अपॉन एरिया, है ना। मैक्सिमम फोर्स अपॉन एरिया, ये जो आपको दिया गया है, वो कहा गया है कितना है? 2.5 मेगा पास्कल। मैं इसको लिख रहा हूं 2.5 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इतनी सी डाटा है, ठीक है ना। अब वो कहा गया है कि फाइंड द विड्थ ऑफ द बेल्ट, जबकि फ्रिक्शन कॉफिशिएंट भी दिया गया है, म्यू की वैल्यू दी गई है, जो दोनों के लिए कॉमन ही होगा। ये भी कह सकता था कि यहाँ म्यू अलग है, यहाँ म्यू अलग है, लेकिन फ्रिक्शन कॉफिशिएंट राहत दे दिया उसने कि जहां भी लेना हो 0.3 आप ले सकते हैं। ये तो भाई इतनी देर में हम लोगों ने पूरे क्वेश्चन के डाटा को यहाँ कंपाइल किया। अब विड्थ निकालने के लिए करना क्या है, जरा ये समझिए, बहुत ध्यान से समझिए, ठीक, बहुत ध्यान से, क्योंकि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको करने के बाद बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बेल्ट का। आइए देखा जाए क्या कह रहा है, ये समझा जाए। कहा जा रहा है कि पहले इसको देखिए, स्ट्रेस को हमें बेल्ट की डिजाइनिंग ही तो करनी है। बेल्ट की विड्थ कितनी हो जिससे कि वो इतना स्ट्रेस 2.5 मेगा पास्कल का स्ट्रेस बर्दाश्त कर सके, है ना। तो अल्टीमेटली हम लोग बेल्ट की डिजाइन कर रहे हैं, ठीक। तो अगर बेल्ट की डिजाइन कर रहे हैं तो ये हम कह सकते हैं कि हमें जो सिग्मा है, जो सिग्मा है, सिग्मा स्ट्रेस जिसको कह रहे हैं आप, ठीक है ना, हमें मालूम है
कि स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अच्छा, ये फोर्स भी कौन सा होता है, मैक्सिमम फोर्स होता है, क्योंकि इस बेल्ट में ध्यान दीजिए तो बेल्ट में क्या दिखाई पड़ रहा है आपको कि बेल्ट में बड़ी अच्छी बात क्या होती है कि बेल्ट में एक साइड टाइट साइड होती है, एक स्लैक साइड होती है ना। इधर टाइट साइड है, इधर स्लैक साइड है। टाइट साइड में टेंशन क्या होती है T1 और स्लैक साइड में टेंशन क्या होती है T2, ठीक है ना। बेल्ट का मास भी हमें लेना है, इसका मतलब हमें बेल्ट के मास का मतलब क्या है कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को भी कंसीडर करना है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन भी इसमें आएगी। तो हमें टेंशन यहाँ की लें कि यहाँ की लें, तो अभी मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि मैक्सिमम फोर्स, तो मैक्सिमम फोर्स टाइट साइड में होगा या स्लैक साइड में, तो मैक्सिमम फोर्स तो टाइट साइड में होगा, है ना। तो ये जो फोर्स की बात की जा रही है ये मैक्सिमम फोर्स की बात हो रही है ना। मैक्सिमम फोर्स का मतलब कि बेल्ट में जो मैक्सिमम टेंशन पॉसिबल है, तो उसको मैं लिख दे रहा हूं टी मैक्स, और डिवाइड बाय एरिया क्या होगा, तो एरिया तो भाई मालूम ही है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बी इंटू 9 पॉइंट, या अभी 9 पॉइंट क्या लिखें, बी इंटू टी लिखें इसको, ठीक है, बी इंटू टी लिखें, थिकनेस बी इंटू टी। ये वैल्यू जरा हमें समझिए क्या लिखा हुआ है, टी मैक्स का मतलब क्या होता है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन हमें देखना है, तो हमें टी मैक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, टी मैक्स। जब आपको मालूम है कि जब किसी बॉडी में किसी इसमें बेल्ट में हम जब मास को कंसीडर करते हैं, जब मास को कंसीडर किया जाता है, अगर बेल्ट के मास को हम नेग्लेक्ट ना करें, इसको कंसीडर करें, तो एक सेंट्रीफ्यूगल टेंशन पैदा होती है जिसका फॉर्मूला प्रूफ होके आता है mv², जहां पे m क्या है, वेयर m क्या है भैया, तो मास ऑफ बेल्ट, मास ऑफ बेल्ट पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई के बेल्ट का मास लिया जाए, मतलब एक, अगर हम लोग बेल्ट 1 मीटर की बेल्ट ले लें, 1 मीटर की बेल्ट ले लें तो उसका मास कितना होगा, 1 मीटर की बेल्ट ले लें तो उसका मास कितना होगा, ये लिखना है, ठीक है। तो जरा समझिए, ये बेल्ट है, चौड़ाई लंबाई थिकनेस और विड्थ इतनी रहेगी, अगर ये लेंथ मैं 1 मीटर ले लेता हूं, 1 मीटर इसको ले लेता हूं, तो बेल्ट के इस टुकड़े का जो मास होगा वो यही मास m है। एंड v क्या चीज है, v क्या चीज है, v इज द वेलोसिटी ऑफ बेल्ट इन मीटर पर सेकेंड, इन मीटर पर सेकेंड, सारा डाटा यहां मीटर में है। ये टीसी निकालने का तरीका है, और टीसी का इंपैक्ट क्या होता है, टीसी का फर्क क्या पड़ता है बॉडी पे, तो टीसी का फर्क देखिए क्या पड़ता है, आपने पढ़ा था कि ये टीसी क्या करेगा, ये जो बेल्ट है इधर भी टीसी लगेगा, इधर भी टीसी लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इस टाइट साइड में भी ऐड हो जाएगा और स्लैक साइड में भी ऐड हो जाएगा। कंप्लीट इसका पूरा कॉन्सेप्ट कैसे प्रूफ किया गया था वहां जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिलेगा। ये सेंट्रीफ्यूगल टेंशन सेम अमाउंट से टाइट साइड में भी ऐड हो जाएगा और स्लैक साइड में भी ऐड हो जाएगा। अगर टाइट साइड की टेंशन को आप T1 मानते हैं, इस टेंशन को आप T1 मानते हैं, इस टेंशन को आप T2 मानते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन लेने के बाद यहां टेंशन हो जाएगी T1 प्लस टीसी, यहां टेंशन हो जाएगी T2 प्लस टीसी। आइए जरा देखें अब क्या हो जाएगा। अब जो बेल्ट में आप टेंशन का जिक्र जब करेंगे, है ना, टेंशन इन बेल्ट, टेंशन इन बेल्ट, तो आप क्या लिखेंगे, जो टेंशन इन बेल्ट होगी वो दो टाइप से होगी। टाइट साइड में देखेंगे तो कहेंगे T1 प्लस टीसी, और स्लैक साइड में देखेंगे तो कहेंगे T2 प्लस टीसी। अब जरा मुझे बताइए कि अभी भी कौन सी बेल्ट में कौन सी टेंशन ज्यादा है, इस समय भी कौन सी टेंशन ज्यादा है, तो ये बताइए टेंशन ज्यादा कौन सी है, ये समझ में आना चाहिए। भाई देखिए, T1 तो हमेशा T2 से ज्यादा ही था, दोनों तरफ सेम अमाउंट ऐड किया गया, इसका मतलब टीसी ऐड होने के बाद भी दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू। ये हमारा टाइट साइड में टेंशन है, ये स्लैक साइड में टेंशन है, इसका मतलब बेल्ट में जो मैक्सिमम टेंशन होगी वो ये होगी, इसे आप कहेंगे कि दिस इज द मैक्सिमम टेंशन इन
बेल्ट, मैक्सिमम टेंशन इन बेल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो यहाँ पे फॉर्मूले में टी मैक्स लिखा हुआ है, टी मैक्स को हम T1 प्लस टीसी से रिप्लेस कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, इसका मतलब मैं यहाँ इसको लिख सकता हूँ टी मैक्स को क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ T1 प्लस टीसी। बात धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, T1 भी निकालना पड़ेगा, टीसी निकालना पड़ेगा, टीसी इससे निकालेंगे। अब यहाँ सीधे सीधे एक वैल्यू निकल के आ रही कि स्ट्रेस हमें मालूम है कितना, 2.5 मेगा पास्कल। 2.5 मेगा पास्कल मीन्स 10 की पावर 6 इक्वल टू, अभी T1 नहीं मालूम है, कैलकुलेट करना है, अभी टीसी नहीं मालूम है, कैलकुलेट करना है, लेकिन डिवाइड बाई जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, अगर आप एरिया को ध्यान दें, एरिया कितना है, ये B इंटू टी, तो B तो निकालना ही है, B में तो कुछ करना नहीं है, तो भाई देखिए B हो जाएगा इंटू टी मालूम है 9.75 mm में दिया गया है, लेकिन ये यूनिट किस में है, मीटर में है, तो बेटर होगा कि इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लें, तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एक इक्वेशन बन के आ गई। ये आखिरी इक्वेशन है, अंतिम बादशाह है, सारी वैल्यूज को ला के इसी में पुट करना पड़ेगा, तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना, ये बहुत काम की चीज है, इसी पे काम करना है। ठीक, आखिरी इक्वेशन यही है, T1 निकालना है, टीसी निकालना है, और T1 और टीसी को निकाल के यहाँ पे लाके पुट करना है, यही इतना काम है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला काम तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे टीसी को, पहले सबसे पहला काम करेंगे टीसी को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। आइए और ध्यान से देखेंगे। ठीक है, हम लोग सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कैलकुलेट करेंगे। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, पहला काम क्या करेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, जिसको आप टीसी कह रहे हैं, ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक, और टीसी की वैल्यू क्या है, mv स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिए, m क्या है, मास ऑफ द बेल्ट पर यूनिट लेंथ, तो हमें पहले तो m निकालना पड़ेगा और v निकालना पड़ेगा। पहले हम लोग m की बात करें और v की बात करें। आइए ध्यान से देखिए, m की बात करेंगे तो कैसे कहेंगे कि m की वैल्यू क्या होगी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो अगर हमें m निकालना है, ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर हम m निकालना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अच्छा, m भी किसका निकालना है, यूनिट लेंथ की बेल्ट का, इसका मतलब इस बेल्ट का वॉल्यूम लिया जाएगा। ये बेल्ट एक कैसा है, क्यूबॉइड की तरीके से है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और डेंसिटी कितनी मालूम है, डेंसिटी मालूम है 2, सॉरी यहाँ mm को इसने लिख दिया, कहाँ गया डेंसिटी, कहाँ गई भाई, ये 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है ना, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 2.10 की पावर 6 mm नहीं होगा, ये मिस्टेक हो गई है, ये मीटर स्क्वायर होगा, ये मीटर स्क्वायर होगा, ये मीटर स्क्वायर होगा भाई, सब कुछ मीटर में है। डेंसिटी कितनी है, 1000, डेंसिटी 1000 है, तो आइए लिखते हैं, तो ये हो गई 1000, वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो आप लिखेंगे 1 मीटर इंटू बी इंटू 9.75। ध्यान रखिएगा, हमने लेंथ लिया है 1 लिया है मीटर में, तो ये भी हमारा मीटर में होना चाहिए, तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू कितनी आ रही है, जरा कैलसी निकाली जाए और कैलसी से कैलकुलेट किया जाए, देखिए कितना आती है, तो उसको मल्टीप्लाई कर ले, साफ साफ दिख रहा है 9.75, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9.75 b बचेगा, 9.75 इंटू बी। ये एक वैल्यू हमें मिल चुकी है, m की वैल्यू मिल चुकी है ना, ये हमें मिला है किलोग्राम पर मीटर। ध्यान रखिएगा, 1 मीटर बेल्ट की लंबाई के टुकड़े का मास आपको मिल चुका है। यहां तक कोई समस्या तो मुझे लगता है अभी आने वाली नहीं है, लंबी कैलकुलेशन है, आपको फिर से कह रहा हूं धैर्य रखना है। ये क्वेश्चन को अगर मैं समझा के कर रहा हूं तो हो सकता है मुझे आधे घंटे लगे, लेकिन इसी क्वेश्चन को आपको कम से कम 10 मिनट के अंदर वहां करना पड़ेगा। ठीक है,
लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। m निकल गया। अब बात करते हैं v का, वेलोसिटी का। ठीक है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, लीनियर वेलोसिटी ऑफ बेल्ट। ये क्या है? लीनियर वेलोसिटी ऑफ बेल्ट इन मीटर पर सेकेंड। और हम लोग को वेलोसिटी का फॉर्मूला मालूम है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? p इज इक्वल टू पाई डी एन अपॉन 60। मतलब जिस पुली का डायमीटर लिया जाए उसी पुली का आरपीएम लिया जाए तो उससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए जरा देखें इसका मतलब क्या है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो बेल्ट है हमारी, ये जो बेल्ट आपको दिख रही है, ये बेल्ट अगर देखा जाए तो इस पॉइंट से यहाँ पे कांटेक्ट में आता है, यहाँ पे कांटेक्ट में आता है, यहाँ पे कांटेक्ट में आता है, यहाँ पे कांटेक्ट में आता है। जितनी दूर तक बेल्ट पुली के कांटेक्ट में नहीं है उतनी दूर तक बेल्ट में लीनियर वेलोसिटी है। बेल्ट ऐसे वी वेलोसिटी से जाएगी, फिर एंगुलर वेलोसिटी, फिर लीनियर वेलोसिटी, फिर एंगुलर वेलोसिटी, फिर लीनियर वेलोसिटी, ऐसे ही एंगुलर लीनियर होता रहेगा। ये जो लीनियर वेलोसिटी ऑफ बेल्ट है वो चाहे इस पुली से निकाले चाहे इस पुली से निकाले, दोनों के लिए सेम रहेगा, दोनों के लिए सेम रहेगा। तो इसलिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? पाई डी एन बाई 60। हमें निकालना है मीटर पर सेकेंड में। अगर केवल पाई डी एन लिखते हैं तो निकलेगा मीटर पर मिनट में, हमें निकालना है मीटर पर सेकेंड में। ध्यान रखिए, हमें यहाँ पे डायमीटर अभी नहीं मालूम है, इसलिए कोई इससे नहीं निकालेंगे हम लोग, इससे निकाल लेंगे, इससे निकाल लेंगे। तो डायमीटर कितना है? 300 मिलीमीटर। मतलब अगर हम लोग मीटर में करेंगे तो 0.3 हो जाएगा। आरपीएम कितना है? 900। तो 300 900 को लेके चलते हैं, आइए। ठीक है, 300 एंड 900। तो हम लोग वेलोसिटी की बात कर रहे थे। आइए पहले वेलोसिटी कैलकुलेट करें। ठीक है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो गई? पाई डी एन अपॉन 60। ठीक है, तो पाई डायमीटर कितना था? 0.3 मीटर। आरपीएम कितना था? 900 डिवाइड बाई 60, कुछ ऐसे ही तो था। 900 था ना, एक बार चेक कर लूँ मैं कहीं भूल ना जाऊँ। तो 900 300 mm सही है, 900 एंड 300 mm। तो इससे हमें मिल रही है वेलोसिटी। जरा कैलकुलेट करिए कितना आता है, कैलसी उठाइए जरा, वेलोसिटी कितनी आती है। तो 900 इंटू 0.3 इक्वल टू इतना हुआ, डिवाइड बाई 60 इक्वल टू इतना हुआ, इंटू पाई। तो ये आ रही है 14.13, 14.14। वेलोसिटी इक्वल टू मान लेते हैं 14.14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, एक वेलोसिटी भी आपको मिल गई। इसकी मदद से अब हम टीसी निकाल सकते हैं। टीसी, टीसी की वैल्यू क्या थी? टीसी इक्वल टू एम वी स्क्वायर। टीसी की वैल्यू क्या थी हमारे पास? एम वी स्क्वायर। देयरफॉर टीसी निकल सकती है एम वी स्क्वायर, जहां एम की वैल्यू क्या है? 9.75 इंटू बी, ये तो हो गया मास एम, इंटू वी स्क्वायर मतलब 14.14 का स्क्वायर। चलिए भाई, 14.14 का पहले तो स्क्वायर हो गया, ये वैल्यू आ गई इतनी, इंटू 9.75, 9.75 ये वैल्यू आ गई। ये हमारी आ गई 1948, है ना। टीसी की वैल्यू आ रही है 1948.63। ठीक है, ये हमारी टीसी आ गई। इसकी यूनिट क्या होगी? तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन। ये हमारे पास आ गया न्यूटन। ठीक है ना, 1948.63 न्यूटन। यहाँ तक मैटर अभी तक बिल्कुल सही चल रहा है। यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं किसी को? हम लोग टीसी निकाल चुके हैं। टीसी निकालने का मतलब क्या हुआ कि अब हम यहाँ पे ये जो हमें फाइनली यूज करना था इस बॉक्स में, हमें टीसी मिल चुका है। अब केवल एक चीज बची है T1, है ना। टीसी मिल चुका है, अब T1 निकाल लें तो T1 प्लस टीसी हमें मैक्सिमम टेंशन मिल जाएगा। T1 क्या चीज थी? T1 क्या था? बेल्ट में टाइट साइड की टेंशन, है ना, उस लेग साइड की टेंशन थी T2। आइए अब सारा काम होगा T1 प्लस T2 पे। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। ठीक, तो अब हमें निकालना है टेंशन इन टाइट साइड। अगला काम क्या है? टेंशन
इन टाइट साइड, टेंशन इन टाइट साइड, जिसको आप कह रहे हैं T1, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है भाई, देखा जाए इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। अभी आपको मालूम है कि दो इक्वेशन आपको मालूम है, एक तो पावर दी गई है, तो आपको पता है कि पावर का जो फॉर्मूला होता है P इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू वी होती है। वी क्या है? वही लीनियर वेलोसिटी ऑफ बेल्ट इन मीटर पर सेकेंड, पावर ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट। ये फॉर्मूला आपको प्रूफ करके रखा हुआ है हम लोगों ने, ठीक है। अब पावर कितना दिया गया था, तो देखिए जरा पावर कितना दिया गया था, 2.5, कितना दिया गया था भाई, ये 15 किलोवाट, 15 किलोवाट पावर दी गई थी। चलिए, तो आपके पास पावर है 15 किलोवाट, पावर है 15 किलोवाट, तो ये तो हो गई 15 किलोवाट, मतलब 15 इंटू 10 की पावर 3 इक्वल टू T1 माइनस T2, और वेलोसिटी आप निकाल के रखे हुए हैं पहले से, वेलोसिटी अभी निकाला था आपने, दैट इज 14.14, है ना। तो इनटू इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 14.14। तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 15 डिवाइड बाई 14.14, है ना, 1060, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 विल बी 1060, 1060.82। ये हमें एक इक्वेशन मिलती हुई दिख रही है। देखिए जरा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, इक्वेशन आपकी भी यही आ रही है, तभी सब साथ साथ चलेंगे तभी कुछ क्लियर हो पाएगा, है ना। 1060, 1060, ठीक है, ये वैल्यू आ रही है 1060.82, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। दूसरी इक्वेशन एक और सॉल्व करनी है, क्योंकि दो अननोन है, हमें T1 निकालना है, T2 हटाना है, तो एक इक्वेशन और सॉल्व की जाएगी अभी, वो कहाँ से मिलेगी जरा उसको भी देखा जाए, उसको देखा जाए। तो यहाँ सॉल्व करते हैं दूसरी इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन यहाँ सॉल्व करते हैं। एक इक्वेशन हमें और मिलती है जिसको आप कहते हैं ड्राइविंग टेंशन रेशियो। ड्राइविंग टेंशन रेशियो का मतलब क्या है कि T1 अपॉन T2 इक्वल टू E टू द पावर म्यू थीटा। फिर एक नई चीज आ गई सामने है, बेहतरीन कमाल का क्वेश्चन है भाई, ये कमाल का क्वेश्चन है, हर जगह पे कुछ ना कुछ आपको अलग सा करके दिखाना ही है। ये वैल्यू आ गई आपको T1 अपॉन T2 e की पावर म्यू थीटा। देखिए इसमें क्या खास बात है, चलिए देखा जाए। म्यू क्या चीज है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मालूम है, 0.3 शायद दिया गया है। थीटा क्या है, लैप एंगल, बहुत ध्यान से देखिए, इसमें थीटा को क्या कहते हैं, थीटा को बोलते हैं लैप एंगल, ठीक है, ये है लैप एंगल, लैप एंगल या एंगल ऑफ कांटेक्ट, लेकिन किसमें है, रेडियन में है, ध्यान रखिएगा, डिग्री में नहीं है, ये रेडियन में है। अच्छा, एंगल ऑफ कांटेक्ट को अगर समझने की कोशिश करें तो एंगल ऑफ कांटेक्ट को आप क्या कहते हैं, कैसे समझते हैं, जरा ये भी देख लें, क्योंकि तभी चीजें पिक्चर क्लियर होगी। ठीक, देखिए ध्यान से, ये होता क्या है कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक पुली ये है और दूसरी पुली थोड़ी बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी है ना, तो कैसे काम करेगा, ये दो पुली आपस में है और इनके ऊपर एक बेल्ट लगी है, इनके ऊपर एक बेल्ट लगी है, इस टाइप से बेल्ट जाती है और घूमती हुई, ऐसे घूमती हुई चली जाती है, ठीक है। और बेल्ट की जो एक्सिस है, जो बेल्ट की एक्सिस है वो कुछ ये है, ये हमारी बेल्ट की एक्सिस है, ठीक। जरा ध्यान दीजिए, एक लाइन ये है, एक वर्टिकल एक्सिस है यहाँ पे, और ये भी वर्टिकल एक्सिस है यहाँ पे है। अब अगर डायग्राम जो है, ये जो मैंने बेल्ट बनाई है प्रॉपरली ज्योमेट्री के हिसाब से बनाऊं, तो हर किसी को दिखाई पड़ेगा कि बेल्ट जो कांटेक्ट में आएगी, स्मॉलर पुली पे इस लाइन के थोड़ा इधर कांटेक्ट में आएगी, बिगर पुली के थोड़ा इधर कांटेक्ट में आएगी, और इसमें स्मॉलर पुली पे इस लाइन के इधर, इस लाइन के इधर कांटेक्ट में आएगी, और बिगर पुली पर भी यहाँ पे कांटेक्ट में आएगी और यहाँ पे कांटेक्ट में आएगी। अब अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ कांटेक्ट पॉइंट का सेंटर से, तो सेंटर से लाइन ड्रॉ करूँ तो एक लाइन ये मिलती है, एक लाइन ये मिलती है,
यहाँ से ये मिलती है, यहाँ से ये मिलती है। अब बात होती है कि व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है? तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है कि जितने, देखिए पॉइंट पॉइंट यहाँ शुरू हुआ कांटेक्ट में आना, इतना बेल्ट पुली के कांटेक्ट में रहा, ये जितना एंगल यहाँ बनाएगा इसको कहेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। सिमिलरली यहाँ देखा जाए तो बेल्ट इस पॉइंट से लेकर और यहाँ तक कांटेक्ट में रहा, तो जितना एंगल ये बनाएगा उसको कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो भैया दिखाई पड़ क्या रहा है कि दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ हो गए, दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इधर भी है इधर भी है। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में कौन सा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिया जाए, ये थीटा किसका है, स्मॉलर पुली का है या बिगर पुली का है ना? ये एक समस्या आ जाती है जानने के लिए। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि हम बेल्ट की डिजाइनिंग कर रहे हैं और जब भी किसी चीज की डिजाइनिंग की जाती है तो ये बात हमेशा सोचा जाता है कि कौन सा पार्ट है जो सबसे क्रिटिकल है, सबसे ज़्यादा मुसीबत में है, सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, उसी का ध्यान सबसे ज़्यादा रखा जाता है। फिर चाहे डिज़ाइनिंग आप किसी मशीन के किसी एलिमेंट का करें, चाहे परिवार का करें, समाज का करें, अपने शरीर का करें, आपके शरीर में, आपकी बॉडी में जिस पार्ट में कोई प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा केयर आप उसी की करते हैं। तो इसका मतलब खाली ये देखने की ज़रूरत है कि दोनों पुली में कौन-सा मुसीबत में है। अगर बेल्ट कभी उतरने की चिंता हो कि बेल्ट स्लिप करके उतर सकती है, पुली से अलग हो सकती है, तो इस पर होगी कि इस पर होगी? तो कोई भी कह सकता है, आपका एक्सपीरियंस भी कह रहा होगा अगर गाँव में कभी आपने बेल्ट पे और चक्की वगैरह पे देखा हो कि स्मॉलर पुली से बेल्ट जल्दी स्लिप हो सकती है। अरे और छोड़िए ना, आप साइकिल की चेन देखिए, जब आप साइकिल चलाते थे, तो साइकिल की चेन अक्सर उसके स्प्रॉकेट से उतर जाती थी। तो कहाँ से उतरती थी? आगे से या पीछे से? जहाँ बड़ा कहते हैं गियर था वहाँ से, या जहाँ पीछे छोटा गियर था वहाँ से? छोटे वाले से। तो छोटे वाले से ही आपको यहाँ से रिस्क है। तो इसका मतलब ये जो स्मॉलर है, थीटा किसका लिया जाएगा? तो थीटा लिया जाएगा, ये होगा ओनली फॉर स्मॉलर लैप एंगल, जिस पर लैप एंगल कम मिले। मैं छोटे बड़े पुली की बात नहीं कर रहा हूँ, बस दोनों थीटा में जो थीटा कम हो वो समझिए। तो कोई भी कह सकता है कि ये थीटा कम होगा, ये थीटा ज़्यादा होगा। तो थीटा क्या होगा? जो स्मॉलर होगा वही लिया जाएगा। ठीक है? ये बात क्लियर हो गई। अब ये होगा कितना, मुद्दे की बात ये है। तो भाई देखिए, अगर मैं कहीं से ये एंगल निकाल लूँ, इसको अल्फ़ा कहा गया था, ये एंगल भी उतना ही होगा, अल्फ़ा कहा गया था। तो थीटा की वैल्यू आप कह सकते हैं कि पूरा एंगल 180 होता है, 180 डिग्री, है ना? -2 अल्फ़ा। ये थीटा का फॉर्मूला है जो हम लोग प्रूफ करके रखे हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे ये सारे फॉर्मूले आपको मिलेंगे, है ना? बहुत डिटेल में चर्चा होगी, यहाँ उतना नहीं कर सकते, ठीक है? तो कुल मिला के अब बात बचती है कि अल्फ़ा निकालने के लिए बड़ी मुसीबत है, थीटा निकालने के लिए अल्फ़ा निकालो पहले। अच्छा, अल्फ़ा के लिए फिर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए, क्रॉस बेल्ट के लिए अलग होता है, ओपन बेल्ट के लिए अलग होता है। क्या होता है ज़रा देखिए ध्यान से, अल्फ़ा निकालने की बात है, ठीक है? अल्फ़ा कैसे निकालते थे? तो अल्फ़ा के लिए एक फ़ॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, वहाँ कहा था कि साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू R2 माइनस R1 डिवाइड बाई एक्स। जहाँ एक्स क्या था? दोनों बेल्ट के बीच की दूरी। अगर ध्यान दीजिए तो इस क्वेश्चन में कितना है? 3 मीटर है, क्वेश्चन में 3 मीटर है। R2 क्या है? R1 क्या है? R2 बड़े वाले का रेडियस है, R1 छोटे वाले का रेडियस है। ये है। अच्छा, क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज डायमीटर के फॉर्म में है, तो अपने काम को आसान करने के लिए अगर हम इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2/2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं साइन अल्फा इज इक्वल टू 2R2 हो जाएगा D2, 2R1 हो जाएगा D1, और ये हो जाएगा 2x। तो इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब सवाल पैदा होता है कि हमें दोनों के बीच का गैप मालूम है 3 मीटर, लेकिन डायमीटर तो एक ही मालूम है ना, डायमीटर तो इसका डायमीटर मालूम था, इसका नहीं मालूम था। हद ही हो गई बहुत। आइए, बढ़िया है, इतना कुछ करना पड़ रहा है इस क्वेश्चन में। अभी डायमीटर निकालना है किसका? ये जो डायमीटर शुरुआत में हमें नहीं मालूम था, कौन सा? ध्यान दीजिए, ये डायमीटर नहीं मालूम था, अभी इस डायमीटर की बात करनी है। चलिए भाई, ये भी निकाल कर रख लेते हैं।
इस डायमीटर को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक पुली ये है, एक पुली ये है, इन दोनों के बीच में एक वेलोसिटी रेशियो नामक संबंध होता है, इसको वेलोसिटी रेशियो कहते हैं, इसको कहते हैं N2/N1 इज इक्वल टू d1/d2। ये ध्यान दीजिए, N2/N1, N2 कितना है 300, तो ये हो गया 300 डिवाइड बाई N1 कितना है 900, तो ये हो गया 900 इक्वल टू D1 कितना है 300, ये 300 हो गया, और D2 निकालना है, तो यहाँ से D2 निकलता दिख रहा है, कैंसिल आउट हो गया, दैट इज 900 mm। ये अपने पास D2 आ गया, इसको अब नहीं कहेंगे नहीं मालूम है, मालूम है 900 mm। ध्यान रखिएगा, D1 300 है, D2 900 है, ठीक है, और बीच का जो लेंथ है वो 3 मीटर है, इसको ही बदलेंगे हम लोग मीटर में, क्योंकि वो मीटर में है, ये mm में है, तो 300 एंड 900 को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं, 300 और 900 को लेकर आगे बढ़ते हैं, 300 और 900 को लेकर आगे बढ़ते हैं। चलिए 300 एंड 900, तो ये हुआ 900 mm, या यूं कहें 0.9 मीटर, है ना, माइनस 300 mm, या यूं कहें कि 0.300 मीटर, और बीच की जो लेंथ है वो कितनी है 2 × 6, दैट इज नोन एज साइन अल्फा। कितना हो जाएगा देखा जाए जरा ध्यान से, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.6, और यहाँ आ जाएगा 6, ये वैल्यू हो जाएगी 0.1, तो साइन अल्फा है ना, तो साइन इनवर्स निकाल लिया जाए भाई 0.1, यार 5.739, हम 5.74 लिख लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 5.74, ये हमें अल्फा मिल गया, डिग्री में मिला है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब हमें थीटा कितना मिल गया, तो आप कहेंगे 180 माइनस 2 अल्फा, 2 × 5.74, इसको अगर सॉल्व करके रखें, इसको पहले तो मल्टीप्लाई करें 2 से माइनस 180, तो ये वैल्यू मिल जाती है 168.52, 168.52 डिग्री, ये थीटा डिग्री में है, हमें किस में चाहिए था रेडियन में, हमें इसको चाहिए रेडियन में, तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसी को हम लोग π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी को π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, अगर इसी को मल्टीप्लाई कर दें π/180 से, 180 से, तब ये जो वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू हमारी रेडियन में हो जाएगी, तो इसी को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इससे पाई से 180 से इंटू शिफ्ट पाई इक्वल टू इतना आ गया, डिवाइड बाई 180, तो ये आ गया 2.941, 2.941, कितना आ रहा बेटा, थीटा इज इक्वल टू 2.941, 94 वही लिखा जाए, 2.94 रेडियन। अब भाई थीटा भी आ गया, लगभग सवाल के करीब हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है ना, आ चुका है। अब हमें यूज करना है T1/T2 e टू द पावर म्यू थीटा, ठीक है, T1/T2 e टू द पावर म्यू थीटा, ठीक है, और ध्यान से देखें कहाँ था, लोग सॉल्व कर रहे थे ये, ठीक है ना, ये देखिए T1/T2 e टू द पावर म्यू थीटा, तो पहली इक्वेशन ये मिल गई थी, दूसरी इक्वेशन हमें इससे मिलनी थी T1/T2 e टू द पावर म्यू थीटा। हाँ थक गए होगे ना, बिल्कुल थक गए होगे, काम भी छोटा करने जा रहे हो, बहुत बड़ा काम करने चल रहे हो, है ना, तैयारी किस चीज़ की है, जूनियर इंजीनियर की, एसएससी जेई की, ठीक है, तो काम भी बहुत बड़ा आपने उठाया है, बीड़ा बड़ा उठाया है, जंग बड़ी है तो सफ़र भी बड़ा ही होगा, ठीक है, घबराइए नहीं, बस होने वाला है काम, इसका खत्म होने वाला है, तो क्या कहेंगे T1/T2 e टू द पावर म्यू थीटा, क्यों, क्योंकि एक इक्वेशन तो हमें मिल चुकी है ये वाली, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन निकालने चल रहे हैं इससे, तो आप कहेंगे T1/T2 इक्वल टू e टू द पावर म्यू थीटा,
और म्यू की वैल्यू सबको मालूम है, म्यू की वैल्यू कितनी भाई, कोई भूलेगा तो नहीं, मैं तो भूल गया हूँ। म्यू की वैल्यू 0 पॉइंट कितनी थी, 3 थी, ये देखिए लिखा है 0.3, तो म्यू की वैल्यू 0.3, म्यू की वैल्यू 0.3, गुड 0.3, ठीक है, तो 0.3। और थीटा की वैल्यू आपने क्या निकाल कर रखी है, अभी निकाला था, थीटा की वैल्यू ये थोड़ी सी नीचे है 2.94, इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 2.94 से, 2.94। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2.94 को एक्सपोनेंशियल निकाल लें, एक्सपोनेंशियल विद इन ब्रैकेट 0.3 इंटू 2.94 ब्रैकेट क्लोज, और ये वैल्यू आती है 2.41। यहाँ से हमें मिल रही है T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 2.41, ठीक है ना, इतनी हो गई भाई। अच्छा, यहाँ से हमें T2 तो चाहिए नहीं, चाहिए था T1, तो T2 को रिप्लेस कर लेते हैं, तो T2 को लिख सकते हैं T1 अपॉन 2.41, ठीक है ना, ये वैल्यू मिल गई है। अब कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशन को केवल सॉल्व करने की बात करनी है। एक दूसरी इक्वेशन ये है, इक्वेशन नंबर 2 कह रहे हैं, इसकी वैल्यू को उठा के यहाँ रख दिया जाए, तो हमें T2 को रिप्लेस कर देंगे तो हमें T1 जैसी चीज़ दिखाई पड़ेगी, ये हो जाएगा T1 माइनस T1 अपॉन 2.41 इक्वल टू 1060.82। T1 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो देखें जरा क्या होता है, ये हो जाता है इतना 0.41, 1 में से माइनस कर दें, -1 कर दें, तो ये आ रहा है अंदर ब्रैकेट के 0.586 इक्वल टू T1 इक्वल टू 1060.82। और यहाँ से अगर T1 को कर लें, हाँ, T1 कर लेते हैं तो आप मल्टीप्लाइड बाई 1060.82, तो ये हमें दिखाई पड़ रहा है T1 की वैल्यू 1810.13 न्यूटन। भाई T1 की वैल्यू निकल तो गई है, डर लग रहा है कि पता नहीं सही है या गलत है, लेकिन अब निकली तो है, कॉन्सेप्ट लेवल पे तो कोई गड़बड़ नहीं है। थोड़ा एक बार आप भी देख लें, कितना आ रहा है 1810.13, कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो अब हमें T1 भी मिल गया है। अब जब T1 भी मिल गया है तो करना क्या है, करना क्या है, ध्यान दीजिए, पहले इक्वेशन पे चलते हैं। T1 भी मिल गया है, TC भी मिल गया है, सब वही है, ठीक है, पहुंचते हैं वहां पे, क्या करना था उसमें, और ध्यान से देखिए, TC की वैल्यू ये है, T1 की वैल्यू ये है, और हमें पुट करना किस में है, यहाँ पे, ये इक्वेशन चाहिए हमको, ये इक्वेशन चाहिए, ठीक। आइए इसी इक्वेशन में वैल्यू को पुट किया जाएगा, बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से, लास्ट, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे क्वेश्चन पहुंच चुका है, ठीक है भैया। तो यहाँ पे आते हैं, फिर से पुट करें सारी वैल्यूज को जो हमारे पास हैं, ठीक है, फिर से देखी जाए, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या हुआ, 2.5 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू T1 प्लस TC, और नीचे क्या है, B इंटू 9.75 इंटू 10⁻⁻3। T1 की वैल्यू क्या थी बताई जाए, TC की वैल्यू क्या है 1948.63, तो प्लस ये प्लस 19, ये वैल्यू 48.63, 48.63 ये वैल्यू हो गई। और T1 की वैल्यू अभी आपने कुछ 1810 बताई थी, देख लेते हैं T1 की वैल्यू कितनी आई थी, 1810.13, 1810.13, ठीक है, क्या था 1810.13, बस। अब इसमें कुछ नहीं करना है, अब केवल इन सबको सॉल्व करना है, कुछ छूट तो नहीं रहा है। इसी TC की वैल्यू में
एक चीज़ छूट रही, देखिए ये बी छूट रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसी की वैल्यू में हमने बी छूट गया है, ये मल्टीप्लाइड बाई बी यहाँ होना चाहिए था, ये छूटा हुआ है, देखिए ध्यान से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बी रह गया था, तो इसको बी रह गया था तो बी को पूरा कर लें, मल्टीप्लाइड बाई बी, ये बी रह गया था, ठीक है ना। यहाँ टी सी का मतलब क्या है, इंटू बी, इंटू बी यहाँ आएगा। अब ये बात कंप्लीट हो गई है, इसको सॉल्व करना है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है अब, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा ये 10 की पावर 3 10 की पावर 3 हो जाएगा, 9.75 इंटू 2.5 24.375 10 की पावर 3, ठीक है ना। ये हो गई 24.375 इंटू 10 की पावर 3, और ये b भी रहेगा साथ में, b इक्वल टू 1810.13 प्लस 1948.63 b, ठीक है ना। तो ये तो हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दें इंटू 1000 से, इंटू 1000 से, तो ये हो गया 24375, इसमें से इसको माइनस कर दें तो माइनस 1948.63, ये हो गया हमारे पास 22426.37 बी इक्वल टू 1810.13 डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। ये डिवाइड कर लेते हैं इसको, तो 21810 हाँ, तो ये आ रहा है 0.8007 बी आया है। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगी, क्योंकि सारी चीज़ें हमने जब मीटर में ले रखा है, सब कुछ हमारा मीटर में है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, इन मीटर। ये हमारा बेल्ट की चौड़ाई आई है, लेकिन इन मीटर में आई है, तो बेल्ट की चौड़ाई कोई मीटर में क्यों देगा, है ना। इसको हम लोग बदल लेते हैं mm में, इसी को लिख सकते हैं 80.7 mm, 80.7 mm। एक नहीं नहीं, एक जीरो छूट रहा है, 080 आया है, ये हो जाएगा 80.7 mm, ठीक है ना, 80.7 mm। दिस इज द फाइनल आंसर। देखिए न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को करने में बहुत धैर्य रखना पड़ता है। आंसर निकल चुका है, आंसर बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अगर आप देखें तो इतना कुछ ये क्वेश्चन अपने साथ लेके आया था, ठीक है। पूरा पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये कंप्लीट सामने आपके है, इतना काम किया गया है, ठीक। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा था कैलकुलेशन इसको करना, लेकिन कुछ समझ में आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ हिम्मत बंधी होगी कि बड़े क्वेश्चन को भी अगर धीरे 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 काम किया जाए तो हो सकता है। कोई भी काम इतना बड़ा नहीं है कि उसको शुरुआत किया जाए धैर्य से, बिना आलस किए लगातार किया जाए तो पूरा नहीं होगा, बिल्कुल पूरा होगा। आप इसी तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखिए, बिल्कुल सफल होंगे, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस।